नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने आपको एड और लोरेन द्वारा सुलझाए गए कुछ केसेस के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पिछला पार्ट जाकर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम आपको एड और लोरेन द्वारा सुलझाए गए और भी खौफनाक केसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट। दोस्तों, अगर आपने 2016 की जेम्स वान द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी कंजरिंग 2 देखी होगी तो आप इस कहानी से कुछ हद तक वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस उस समय का सबसे चर्चित केस था जिसने उस दौरान काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। बात शुरू होती 1970 में, जब हॉसन परिवार नॉर्थ लंदन के एनफील्ड शहर में रहने के लिए आते हैं। इस परिवार में 5 लोग थे, जिसमें माँ का नाम पैगी हॉसन था और उसकी 2 बेटियां जिनका नाम मार्गरेट और जेनेट था, जिनकी उम्र 13 और 11 साल थी। पैगी के 2 बेटे भी थे जिनका नाम जॉनी और बिली था, जिनकी उम्र 10 और 7 साल थी। दोस्तों, अगस्त 1977 में पैगी हॉसन ने पुलिस को फ़ोन करके एनफील्ड में अपने किराए के घर में बुलाया। पैगी ने यह दावा किया कि उसके घर में शैतानी आत्माओं का साया है जो उसको और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैगी ने पुलिस को बताया कि उसने घर के फर्नीचर को अपने आप हिलते हुए देखा था और उसके 2 बच्चों ने, मार्गरेट और जेरेड ने, घर की दीवारों पर कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनी थी। दोस्तों, एक पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि जब वह उनके घर पहुंचे तो उन्होंने एक कुर्सी को अपने आप हिलते हुए देखा था और जब उन्होंने वहां की जांच की तो कुर्सी पर किसी तरह की कोई रस्सी या धागा नहीं बंधा हुआ था और घर की जांच करने पर भी उन्हें वहां कोई नहीं मिला। कुछ समय बाद ये बात पूरे शहर में फैल गई और कई शोधकर्ताओं और पत्रकारों को वहां जांच के लिए भेजा गया। उनमें से अधिक लोगों ने कहा कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की पैरानॉर्मल गतिविधियां वहां देखी हैं, जैसे भारी फर्नीचर का अपने आप खिसकना और घर की वस्तुओं का अपने आप एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाना। यहाँ तक कि पैगी की बेटियों को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में ऊपर फेंका जाना भी शामिल था। दोस्तों, बाद में ये कहानी 1979 में डेली मिरर में भी छपी थी। साथ ही इस घर की जांच सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के सदस्य मॉरिस ग्रॉस और गाय लियोन प्लेफेयर ने भी की। प्लेफेयर ने 1980 में अपनी पुस्तक दिस हाउस इज़ हॉन्टेड द ट्रू स्टोरी ऑफ पोल्टरगाइस्ट में यहाँ की जांच के बारे में बहुत कुछ लिखा। इस मामले के सामने आने के बाद अमेरिकी डिमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन वॉरेन भी इस केस की जांच में शामिल हुए। वॉरेन्स ने 1978 में एनफील्ड हाउस का दौरा किया। यहाँ की जांच करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे कि इन घटनाओं में किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। दोस्तों, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था कि एड और लोरेन ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया था, मगर सच ये है कि एड और लोरेन सिर्फ एक दिन की जांच करके वापस चले गए थे। दोस्तों, इस पर बनी फिल्म में कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। साथ ही इस परिवार पर ऐसा भी आरोप लगा था कि मीडिया और सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने झूठ बोला था।
स्मरल हंटिंग। दोस्तों, स्मरल हंटिंग वेस्ट प्रिंसटन पेंसिल्वेनिया यूएस के जैक और जेनिल स्मल द्वारा किए गए दावों पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि एक शैतान ने 1974 से लेकर 1989 के बीच उनके घर में निवास किया था। उन्होंने दावा किया कि घर में एक घोस्ट द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया गया था और उन्हें अपने घर में हमेशा कुछ अजीब तरह की तेज़ आवाज़ें सुनाई देती थी और साथ ही घर में एक खास तरह की दुर्गंध आती रहती थी। यहाँ तक कि एक बार उनके कुत्ते को हवा में फेंक दिया गया था और एक बार रात को जब वे सो रहे थे तब उनके बिस्तर को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बहुत ज़ोर से हिलाया गया था। बात तब और ख़तरनाक हो गई जब उनकी बेटी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया और कई मौक़ों पर परिवार के सदस्यों पर शारीरिक तौर पर हमला किया गया। स्मल्स के इन दावों ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लोरेन द्वारा 1986 में उनके घर की जांच की गई। एड वॉरेन के अनुसार स्मल्स के घर में रहने वाला घोस्ट बहुत शक्तिशाली था। वॉरेन ने वहां 3 आत्माओं का पता लगाया और लोकल प्रीस्ट की मदद से उनके घर में एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की। इस घर की छानबीन द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च ने भी की और उनका दावा था कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। सोसाइटी के चेयरमैन पॉल का कहना था कि वॉरेन एक छोटे इन्वेस्टिगेटर थे और ये परिवार मीडिया की नज़र में आने के लिए ऐसा झूठा केस बना रहा है। दोस्तों, स्मरल हंटिंग पर 1986 में एक बुक भी आई थी जिसका नाम द हंटिंग था और 1991 में एक फिल्म भी बनी जिसका शीर्षक द हॉन्टेड था। द साउथएंड वेयरवुल्फ। दोस्तों, साउथएंड का ये केस काफ़ी दिलचस्प था क्योंकि इस केस में कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िया शामिल था। ये कहानी बिल रेमसे की है। दोस्तों, बिल रेमसे साउथएंड के एक समुद्री तटीय शहर में जन्मे और वहीं पले बढ़े। जब रेमसे सिर्फ 9 साल के थे तब उन्हें पहली बार इस तरह का कुछ अनुभव हुआ था। एक बार की बात है जब वह किसी आम बच्चे की तरह अपने घर के बगीचे में खेल रहे थे जब उन्हें कुछ अजीब से महसूस होने लगा। उस वक्त दोपहर का समय था जब रेमसे को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ और फिर ना जाने उनके शरीर में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने एक बड़े से लेटर बॉक्स को उखाड़ दिया जो उसके माता पिता भी अपने हाथों से आसानी से हटा नहीं सकते थे। इसके बाद इस छोटे से बच्चे ने जो किया उसके कारण उसके माता पिता दोनों बहुत डर गए। बिल रेमसे ने तार की जाली को अपने मुंह में रखा और उसे कुतरने लगा। उस भयानक घटना के बाद लगभग 15 वर्षों तक बिल रेमसे के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे जाकर बिल रेमसे ने शादी कर ली और वह 3 बच्चों के पिता भी बन गए। दोस्तों, लगभग 15 वर्षों तक खामोश रहने के बाद 1983 का समय था और बिल अपने कुछ दोस्तों के साथ एक स्थानीय पब में गए हुए थे। तभी अचानक बिल को वही बर्फीली ठंड का एहसास होने लगा जो उनके जीवन में बहुत पहले भी प्रकट हो चुका था। वे भागकर बाथरूम गए और उन्होंने वहां खुद को आईने में देखा तो उन्हें आईने में एक वेयरवुल्फ खड़ा दिखाई दिया। और फिर जब वे दोस्तों के साथ वापस अपने घर आ रहे थे तभी अचानक उनके दोनों हाथ और पंजे मुड़ गए और रेमसे ने अपने दोस्त की टांग पर काटने की कोशिश की जिससे सब लोग बहुत डर गए। कुछ समय बाद बिल एक अस्पताल में अपना चेकअप करवाने गए तभी उन्होंने अचानक एक नर्स की बाह में अपने दांत गड़ा दिए और भाग गए। वहाँ मौजूद गवाहों ने खुलासा किया
कि बिल एक भेड़िए की तरह बर्ताव करते हुए वहाँ से भाग रहे थे। संयोग से 4 पुलिस अधिकारी अस्पताल में दाखिल हुए और तुरंत रेमसे को घेर लिया। 4 पुलिस अधिकारियों में से एक को इतनी गंभीर चोट आई कि वह 4 दिनों तक अस्पताल में रहा। चारों ने रेमसे को बड़ी मुश्किल से हथकड़ी लगाई और उसे काबू में लाए। अगले 10 दिनों तक अनगिनत एमआरआई, एक्सरे और मनोरोग परीक्षण ये निर्धारित नहीं कर सके कि रेमसे के साथ आखिर ये सब क्या हो रहा था। दोस्तों, उस दौरान एक बात जो बिल के पक्ष में गई वह थी अमेरिकी डेमोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन का वहां आना। दोस्तों, उस समय बिल की कहानी एक टेलीविज़न शो में दिखाई जा रही थी। ये सब देखकर लॉरेन ने तुरंत मान लिया कि बिल पर किसी तरह के शैतान का कोई कब्ज़ा किया जा रहा है। उन्होंने साउथ एंड पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और दोनों पक्षों की बातचीत के बाद वॉरेंस को बिल रेमसे से बात करने का अवसर मिला। वॉरेंस ने बिल रेमसे के साथ बातचीत की और अंत में उन्हें कनेटिकट में अपने चर्च में आने को कहा और अपने खुद के एक विशेषज्ञ बिशप रॉबर्ट मैककेना के साथ बात करके उन्हें एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के लिए मना लिया। बिल ने उन पर भरोसा किया और 1989 में अपनी पत्नी के साथ वॉरेन के पास गए। एक अखबार द पीपल ने इस यात्रा को प्रायोजित भी किया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि कनेटिकट में एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान बिल रेमसे का शरीर एक वेयरवुल्फ के रूप में बदलना शुरू हो गया था। बिल ने तब पूरी तरह से एक अलग रूप धारण कर लिया था। उसका चेहरा बदल गया था और हाथ पैर बदल गए थे। बाद में मैककेना ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान उस शैतान को उसके शरीर से जाने के लिए कहा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद बिल रेमसे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आखिरी बार बिल रेमसे 1992 में सार्वजनिक रूप से सामने आए थे, जिसमें वह ठीक ठाक नज़र आ रहे थे। ट्रायल ऑफ आर्ने जॉनसन। दोस्तों, ये केस ही बहुत दिलचस्प था। बात 1981 की थी, जब कनेटिकट के ब्रुकविल शहर के एक 19 वर्षीय लड़के आर्ने जॉनसन ने अपने मकान मालिक एलन बोनो की बड़ी बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। एलन बोनो की हत्या 193 वर्षों में ब्रुकविल शहर में पहली हत्या थी और जब आर्ने जॉनसन को कोर्ट में जूरी के सामने पेश किया गया तो उसने उनको बताया कि उसने एलन बोनो को नहीं मारा, बल्कि एक शैतान ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तो आखिर क्या है पूरा मामला? दोस्तों, बात यह है कि इस घटना के कुछ दिनों पहले आर्ने जॉनसन की गर्लफ्रेंड डेबी क्लिटजेल के छोटे भाई डेविड, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, उसके ऊपर एक शैतानी आत्मा का कब्जा हो गया था और एड और लोरेन द्वारा एक्सोर्सिज्म करके उसके शरीर से उस शैतानी आत्मा को बाहर निकाला गया। लेकिन वो आत्मा डेबी के भाई के शरीर को छोड़कर आर्ने जॉनसन के शरीर में प्रवेश कर गई और उससे वो खून करवाया। ऐसा बताया जाता है कि एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान आर्ने ने शैतान को 11 वर्षीय डेविड के शरीर को छोड़ने और खुद को उसके बदले ले जाने के लिए बोला था। दोस्तों, आर्ने जॉनसन पर हत्या का मुकदमा 28 अक्टूबर 1981 को डनबरी में कनेटिकट के सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ और 24 नवंबर को जूरी द्वारा 3 दिनों में 15 घंटे तक विचार विमर्श करने के बाद जॉनसन को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे 10 से 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, मगर उसे मात्र 5 साल बाद ही रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी पर 2021 में कंजरिंग 3
डेविल मेड मी डू इट नामक फ़िल्म भी बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको आखिर क्या लगता है, क्या सच में आर्नी जॉनसन से वो खून एक शैतान ने करवाया था? आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो और वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।